नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आज मैं आपके सामने एक लेख साझा कर रही हूं जो मेरे पास आया है और मुझे ये लेख अच्छा लगा। फिर मैं इसमें अपनी टिप्पणियां आपको दूंगी कि आप भी इसके बारे में अगर आप की कोई राय होगी तो आप भी बताइएगा। लेखक कहते हैं, जहाँ जहाँ भी ये लोग, आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, जहाँ जहाँ भी ये लोग रहते हैं वहाँ इंसान और इंसानियत नहीं बचती, क्योंकि वह इंसानियत को दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं और करके रहेंगे, ये उन्होंने कसम खाई हुई है। श्रीलंका के एक स्थान कुरुनेगला यहीं पर एक काफ़ी पुराना और प्रतिष्ठित अस्पताल है, कुरुनेगला टेक्निकल अस्पताल या कुरुनेगला टेक्निकल हॉस्पिटल। पूरे शहर में एक ही अस्पताल है जहां काफ़ी भीड़ रहती है। चूँकि सिंगली और तमिल हिंदू बहुल शहर है तो आम मरीज़ भी इन्हीं समुदायों के होते हैं। कुछ परिवार मुस्लिम भी हैं। चूँकि अस्पताल प्रतिष्ठित है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी खूब है, तो दूर दूर से मरीज़ आते हैं। इसी अस्पताल के स्त्री रोग विभाग के एक अस्वाभाविक रूप से डॉक्टर मोहम्मद शिगू सियाबुद्दीन हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। 5 वक्त के नमाजी मुसलमान हैं। यह नोटिस किया जा रहा था कि मोहम्मद सियाबुद्दीन मुस्लिम स्त्रियों का नसबंदी ऑपरेशन नहीं करते थे और उन्हें नसबंदी के नुकसान गिनाते थे। अपनी चेष्टा में वह सफल भी रहते थे। अस्वाभाविक रूप से डॉक्टर साहब के पास कोलंबो और कुरुनेगला जैसे जगहों पर 17 प्रॉपर्टी थी। कीमत रुपये 400 करोड़। उन्हीं के अस्पताल में एक सिंगली गर्भवती नर्स को प्रसव का दर्द हुआ तो डॉक्टर मोहम्मद सियाबुद्दीन के पास पहुंची। डॉक्टर के ऑपरेशन की सलाह दी। नर्स को तुरंत एनेस्थीसिया दिया गया। ऑपरेशन किया गया। जब होश आया तो पता चला भ्रूण जीवित नहीं पाया गया। कुछ दिन बाद उस नर्स के रिलीव होकर घर आ गई और शरीर पर कुछ अजीब समस्याएं आने लगी। अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला नर्स का यूट्रस बच्चेदानी निकाला जा चुका है। डॉक्टर मोहम्मद सियाबुद्दीन से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि बच्चेदानी डॉक्टर सियाबुद्दीन ने बगैर किसी संज्ञान के चुपके से निकाल दी। अब आप खुद समझ सकते हैं गर्भस्थ भ्रूण का क्या किया होगा। जब अखबार में यह खबर छपी और चैनलों को पता चली तो श्रीलंका में तूफान आ गया, क्योंकि सैकड़ों महिलाएं जिन्होंने किसी भी अस्पताल में डॉक्टर मोहम्मद सियाबुद्दीन से गर्भ संबंधी इलाज कराया था, वह अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। अस्पताल में इन सिंगली और हिंदू महिलाओं को चेक किया गया तो पता चला डॉक्टर सियाबुद्दीन ने सबकी आपराधिक तौर पर बिना जानकारी के प्रसव के दौरान नसबंदी की थी। कड़ी पूछताछ में डॉक्टर सियाबुद्दीन ने बताया कि 15 से 20 सालों में उसने ऐसे लगभग 40,000 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें नसबंदी करके सिंगली और हिंदू औरतों को बांझ बनाया गया था। काफ़ी डेटा डॉक्टर के कंप्यूटर और लैपटॉप से बरामद हुआ, जो संख्या में बताई हुई संख्या से और भी अधिक निकला। मतलब 4 लाख रहा होगा तो 40,000 बताया होगा। अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही थी। डॉक्टर मोहम्मद शिगू सियाबुद्दीन साफ़ी आतंक संगठन तौहीद जमात से जुड़ा है। यह इस्लामिक संगठन ISIS से सीधे जुड़ा है और श्रीलंका में
अभी चर्चों और होटल में बम विस्फोट जिसमें 400 से अधिक की हत्या की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। पिछले 20 वर्षों में हजारों सिंगली और हिंदू औरतों की नसबंदी और यूट्रस निकाल कर बांझ बनाने में लगा हुआ था। ये एक अलग तरीके का जिहाद का तरीका है। इसी को हम मेडिकल जिहाद अगर कहें तो वो परिवार की पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी इस डॉक्टर ने। प्रसव के अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका प्रभाव अनंत काल तक चलता रहेगा। यह जिहाद अमेरिका में WTC पर हमला कर 3000 लोगों को मारने से भी 1000 गुना बड़ा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक परिवार की औरत की यूट्रस निकाल देंगे, वो तो हो सकता है कि अगर उनका एक बच्चा पहले से हो और उस बच्चे को कुछ हो जाए तो वो तो माँ भी नहीं बन सकती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चलो एक बच्चा है, एक ही रहने दो, लेकिन अगर कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सोचते हैं चलो दूसरा बच्चा संसार में ले आते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के लोग बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं। और यही लोग आदमी का जब इलाज करते हैं तो आजकल क्या हो गया है, शुक्राणु जो आदमी के हैं, पहले वो एटलीस्ट 80% या 50% काम करने होने चाहिए थे, तो उसका इलाज करके आदमी को सही कर दिया जाता था। लेकिन उसके बाद साइंस ने तरक्की करी, तो अभी एक भी अगर शुक्राणु जिंदा होता है आदमी का, तो उस एक्टिव शुक्राणु को औरत के YY से मिला दिया जाता है, XX को, तो भी बच्चा हो जाता है। लेकिन ये तो संभावना ही खत्म कर दे रहे हैं ना, कि आदमी अब कितना भी इलाज करा दे, अगर आदमी बांझ है और आदमी को सही, वैसे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बांझ। आजकल ऐसी चीज़ है कि आजकल बांझ कुछ भी नहीं है। इलाज अगर जैसे ट्यूब्स अगर खोल दी जाए, ट्यूब्स नहीं है तो एक्टिव, एक भी अगर एक्टिव है, एक शुक्राणु तो एक्टिव होगा, तो उसको लेकर भी अगर महिला खुद से नहीं पैदा कर पा रही है, तो उसके ही एग लेकर, अंडे लेकर दूसरे में डालकर, एक भी अगर एक्टिव है, एक तो एक्टिव होता ही है, तो उसको जीवित करके भी वो अपना अंश किसी और में भी बना सकती है, अपने पति के साथ मिलकर अपने अंश को दूसरे पे मिला सकती है। आजकल ऐसा भी है। और मान लीजिए किसी औरत को अगर माहवारी नहीं भी होती है और वो 70 साल की भी है, तो उस औरत के गर्भाशय में भी वो बच्चा पनप सकता है। जैसे अगर मैं चाहूँ मेरा बच्चा, तो कोई 70 साल की बुढ़िया लेडी भी, आपको मालूम होगा सबसे पहला जो सैरोगेट बच्चा हुआ है वो अपनी नानी के गर्भ से हुआ है, क्योंकि उनको विदेश में वो बहुत महंगा पड़ रहा था, न्यूजीलैंड वगैरह में, तो उन्होंने भारत में अपनी माँ से ही वो सैरोगेसी करवाई थी। तो माँ ने, मतलब नानी ने ही अपने नाती को जन्म दिया, क्योंकि वहाँ उनको 16 लाख या 30 लाख डॉलर का पड़ रहा था, और प्लस वो जो सैरोगेट मदर थी उसके भी इंश्योरेंस उनको देना पड़ता जीवन भर, इसलिए भारत में जबकि सस्ता था। लेकिन पहले 13-14 लाख देना पड़ता था, अभी 2-4 लाख में भी हो जाता है काम, तो इसलिए। तो आप ये आगे सुनिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तो 3000 लोग मरे, 3000 प्लस जो कि आंकड़ा है, 3000 प्लस लोग मरे। लेकिन एक औरत का गर्भाशय निकाल देने से या उसको बांझ बना देने से, या आदमी औरत संभोग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारी औलाद आएगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि औलाद ही नहीं आ रही, कितने टेस्ट करा लिए। असल मुद्दा तो यह है ना, उसकी नली ही बंद कर रखी है, कहाँ से उनका मिलन होगा। तो इस तरह के फ्रांस में एक जिहादी द्वारा ट्रक से कुचल कर 90 लोग मार देना जैसा अपराध तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और 3000 लोग WTC में जो मरे वो भी कोई जिहाद नहीं था। इस अपराध के आगे हमें सारे अपराध बौने लग रहे हैं, क्योंकि मरीज डॉक्टर को भगवान मानता है। वह एक औलाद की कामना लेकर या अब जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर के पास अपनी संतानों को और आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए जाता है कि हमारी पीढ़ियां बढ़े। जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि ये इस तरह के जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो किस उम्मीद से जाते हैं, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़े या कोई खराबी है, लेकिन पीढ़ियों की प्रत्याशा ही खत्म कर दे, मतलब जो संभावना है वो ही खत्म कर दे। इसलिए कि काफिर को जीने का हक नहीं, इसलिए कि भ्रूण बनने की संभावना को नसबंदी और बच्चेदानी निकाल कर ही खत्म कर दिया जाए। जानकारियां और भी आ रही हैं, मगर इस समय लिखने में कलम हौसला तोड़ रही है। जो लेखक हैं वो लिख रहे हैं कि लिखने की हौसला जो है वो टूट रहा है, ये सब जान के। अत्यधिक सहनशीलता के नुकसान भी हिंदुओं को इनके द्वारा
भुगतने पड़ रहे हैं। और अगर आपको इनसे निपटना है तो इनके ही तरह बनना पड़ेगा। पृथ्वी पर रहना है तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से ख़त्म होने के बावजूद हिंदू भारत में खुद को 8 राज्यों में माइनॉरिटी बना चुके हैं। सहनशीलता का परिचय देते हैं तो विनाश गले तक आ जाएगा। जो कट्टर, मजबूत और निर्दय है, उनके सामने आप अपने धर्म को कैसे बचाओगे? वो तो शांति की बात कर करके आपको शांत ही कर देंगे, क्योंकि आप कितने भी कोमल हिरण बने रहें, शिकार शेर, भेड़िया, भालू द्वारा ही होता है। यह कड़वी सच्चाई है। इस समय शिकारियों की संख्या ज़्यादा होते जा रही है शिकारों के ऑप्शन से। इसलिए प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप को ठोस बनाएं, कठोर बनाएं, और वही बचेगा जो अपनी एग्जिस्टेंस को बचा पाएगा, जो जिसका जैसी प्रकृति है उस तरह से बर्ताव करेगा। और आप आगे अगर भारत में और भी षड्यंत्र देखें तो षड्यंत्र के तहत हिंदू, जैन, सिख समुदाय की आबादी को घटाकर नष्ट किया गया। परिवार नियोजन संबंधी के प्रचार के कारण इनकी आबादी घट गई और मुस्लिमों ने 10 से 12 बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, जो कि वो पहले से भी कर रहे थे। विज्ञापन दिखा दिखाकर लोग ये सोच रहे थे कि हम 2 हमारे 2, और बाकी लोग 12-12, 13-13, 14 कर करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे। ये विज्ञापन 70 के दशक में पैदा हुए, जिसमें कहा गया कि हम 2 हैं, हमारे 2। फिर उसके बाद कहा गया कि पहले जाने एक दूजे को, फिर लाएं किसी तीजे को। देखिए ये कितनी चालाकी से हुआ है। और जब नसबंदी कराई गई तो हिंदुओं को, और हिंदू जितने भी पंथ थे उनको पकड़ पकड़ के कराई गई, लेकिन मुसलमानों को ये कह के छोड़ दिया गया कि भाई उनके वहाँ ये सुन्नत है, ये इस तरह से नहीं होता, उनके मज़हब में नहीं है। क्या मज़हब देश से बढ़कर था? अगर आपकी कोई नीति थी उसे आपने अपनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देखिए कैसे अफ़गानिस्तान में बुद्ध का विशालकाय प्रतिमा तोड़ी जा रही हैं, या आप पाकिस्तान में नानक महल की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। तो आप राम मंदिर भी बना लो, काशी, मथुरा, भोजशाला को भी स्वतंत्र करवा लो। तो जैसे ही पॉपुलेशन सुनामी के चलते यहाँ मुस्लिम गद्दाशीन होंगे, आपके भव्यतम राम मंदिर में भी वैसी ही धज्जियाँ उड़ाई जाने लगेंगी। अभी भी वक्त है, संभल जाएं तो संभल जाएं, अन्यथा आप कितने भी विशाल भवन बनाइए। जो अफ़गानिस्तान में इतने बड़े राजपाट थे, जो वहाँ हमारी बौद्धशालाएँ चलती थी, जब इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को, जहाँ ये लोग कंटिन्यू कर सकते थे, अपने धर्म को उस अकॉर्डिंग ढाल के शांति का प्रतीक बना सकते थे वाकई में, जब उन्होंने वहाँ नहीं बख्शा तो आप सोचिए वो कहाँ बख्शेंगे। अब आपको अगर इन सब चीज़ों को जान के भी, सियाबुद्दीन साफ़ी की सच्चाई जान के भी, जो कि आपने चर्च में जब बम ब्लास्ट हुआ था तब भी सुनी होगी, उसको जान के भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो आपकी आंखें कहीं नहीं खुल सकती। अब मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप कहेंगे हर जगह अपना एक्सपीरियंस डालती है, लेकिन इस बात में, मेडिकल जिहाद की बात में, मैं अपना एक्सपीरियंस डाल रही हूँ। मेरे गालों पर हल्का सा स्पॉट आ गए थे ब्लड क्लॉट के। मैं गई हैदराबाद के एक अस्पताल में, वो अस्पताल नहीं, आप उसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सेंटर कह सकते हैं। गलती से मैं वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना विज्ञापन हॉस्पिटल कह के ही दिया हुआ था। तो मैं अच्छे खासे डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर के पास जा रही थी, कोई सिंह थे उनके पास, लेकिन मैंने गलती से अपॉइंटमेंट ले लिया। मुझे नाम सुनाई दिया कि कोई डॉक्टर सुषमा है, लेकिन वहाँ जब मैं पहुँची तो उन्होंने, मैं बिना नाम लिए करूँगी क्योंकि मुझे नाम ज़्यादा अच्छी तरह से याद नहीं रहते, लेकिन हाँ यह है कि मैं बिंदी और हुलिया देखकर पहचान जाती हूँ, और जो नाम होते हैं उनके जो बताए होते हैं वो मुझे याद रहे ना रहे, लेकिन वो जो मज़हब बताया होता है वो ज़रूर याद रहता है। तो मैं ऐसे ही इनको ख़राब नहीं बोलती हूँ।
तो उसने मेरी काउंसलिंग करी और वैसे तो मुझे बड़े बड़े कॉस्मेटिक प्रोसीजर बता रही थी। मैंने कहा मुझे कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं, मुझे नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है। तो उसने कहा ये PRP का ट्रीटमेंट है। तो मुझसे कहा गया कि आप बोटॉक्स लगा लो। मैंने कहा मैं पागल हूँ, बोटॉक्स तो 40-50 साल में कोई लगाए तो लगाए। बोली नहीं नहीं, अभी तो यंग लड़कियाँ भी लगा रही हैं, अभी तो 25 साल के बाद भी लोग लगा रहे हैं, 18 साल के बाद भी। मैंने कहा आप ये फालतू की बात मत करिए, 18 साल की लड़कियाँ अगर बोटॉक्स लगाती हैं तो फिर मैंने बोला तभी भी मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने बोला मैं ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं कर सकती, आप मुझे नेचुरल कोई तरीका बताइए। तो उसने कहा आपका ब्लड लिया जाएगा और उसमें कुछ करके वो आपको उस दाग पे लगा देंगे, वो दाग सही हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो उसने मुझसे 30,000 रुपये मांगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, ठीक। और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत सही हो गया। उसको ये टेंशन हो गई कि पहली बार में इसको सही कैसे हो गया ये नेचुरल तरीके, क्योंकि मैं खाती पीती भी जो कच्चा खाना थी और मेरा वर्कआउट भी अच्छा चल रहा था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जब तीसरी बार मैं गई तो उसको मुझे और पैसे देने थे, तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट पैसों में बहुत ज़्यादा है, मेरा इलाज करने से ज़्यादा है। अगर आप मेरा इलाज ढंग से करेंगी तो मैं पैसे आपको दूंगी, और मैं तो दे ही रही हूँ आपको अच्छा खासा पैसा। तो अब जो लेडी थी, वो जो डॉक्टर थी, मेरी आंखें बंद थी, लेकिन आपको आंखें बंद में भी नज़र आता है ना, कुछ निकालती है। तो ऑलरेडी जब इंजेक्शन में आप वो लेकर आ रही हो, मतलब मेरा ब्लड, उसमें आपने दवाई मिलाई तो वो कुछ मिलाते हैं तो वो प्लेटेट्स या कुछ आ जाते हैं, मतलब वो हमारे ही ब्लड से हमको लगता है। तो वो क्या करे, वो लगाए और वो पानी को इसे छोड़ दे पूरा, जबकि दिल्ली वगैरह में वो इतना सस्ता होता है। उसने मुझे क्या करा, वो डाल के वो इंजेक्शन के साथ उसने कुछ और मिलाया, क्योंकि मुझे दिखा, लेकिन मैं उस वक्त मुझे लगा कि क्या हो सकता है वही लगाए हो, ये सोचा। मैं घर आई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना थका फील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो किसी 80 साल के बुज़ुर्गों की हो गई है। तो मैं घर आके सोफे पर डॉग के साथ हल्का सा मैंने उस डॉग को प्यार करा। गाड़ी वाले मतलब ड्राइवर ने मुझे छोड़ा, मैं अंदर आई जैसे तैसे। उसके बाद मैं जैसे थोड़ा सा प्यार डॉग को करा, मैं वहीं बेहोश हो गई और रात के 3-4 बजे मेरी आँख खुली। मुझे अजीब ही हो गया था। उसके बाद से आज का दिन है, आज भी उसका फ़ोन आया मुझे कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए। तो मैंने आज उसको जो सुनाया, मैंने कहा तुम्हारा सेंटर तो होना चाहिए बंद। मुझे क्या ऐसा दिया है कि मेरी बॉडी इतनी, आप देख रहे होंगे मेरा फेस थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है, मतलब खैर ये फ्रंट के कैमरे में लगता है, क्योंकि मेरा वर्कआउट छूट गया है। मैं बीच में, मतलब जब से मैं वहाँ से आई हूँ, आई थिंक 5-6 महीने होने जा रहे हैं। लास्ट मार्च कब था, मार्च में मैं गई थी। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, मतलब हाथ में तो नहीं, पैरों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको आज बोला, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि तुमने मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई 80 साल का आदमी हो और उसकी बॉडी थकी थकी रहती हो। मैंने बोला क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, नींद आ रही, क्या मिलाया तुमने, कोई बीमारी तो नहीं कर दी है मुझ में। मैंने उसको लिटरली ऐसे बोला। मैंने बोला कहीं ये देखने के लिए तो हर 1 महीने में मुझे कॉल करती है, आ जाओ, तो करवाती है। तो मैंने बोला वो अपना नंबर क्यों नहीं देती है, अपोलो की डॉक्टर मुझे अपना नंबर देती है, सारे लोग अपना नंबर देते हैं, तुम ये कौन सी डॉक्टर है जो अपना नंबर नहीं देती। तो वो मुस्लिम लेडी थी डॉक्टर, और इसने ये मेरे साथ करा है। और अगर मुझे कुछ भी निकला तो ये उसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये इतने, मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वो नर्स होती है, वो ऐसे सुई चुभाती है वैक्सीन लगाते वक्त, तो इनके कायाकल्प भी ऐसे ही हैं। आप सतर्क रहो, सावधान हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, ये मेरा एक्सपीरियंस था, और भगवान से प्रे करिएगा कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उसने मुझे यहाँ से निकाल के उसमें कुछ भरा, ये मुझे पता है। और तब से मुझे थकान फील हो रही है, और तब से जब से मैं वहाँ से, और इसीलिए मैं आयुर्वेद की ओर स्विच हो गई हूँ। बिल्कुल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक चीज़ें, इतना पैसा खर्च करो, वो करो, अच्छा खाइए,
अच्छा पीजिए। मैं बीच में इसके चक्कर में फंसी, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं फंसूंगी, क्योंकि एक दिन बुरे एक दिन अच्छे लगते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ ये होना स्वाभाविक है। लेकिन जो इस लेडी ने करा है, तब से तो मेरे हाथ पैर, मतलब पैर मेरे, जो लड़की 10 किलोमीटर भाग लेती थी उसकी हालत इतनी खस्ता इन्होंने कर दी है। इसलिए मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। बीच में मैं 4 किलोमीटर भागी थी, रोज़ का 1 आध किलोमीटर हो जाता है, लेकिन जो मेरा स्टैमिना था वो पूरा इसने ख़त्म करा है, वो मुझे लगता है इस चीज़ ने। तो आप अगर कहीं पर भी ये ट्रीटमेंट कुछ भी कराते हैं तो भैया देख के कराइए। जहाँ ये होते हैं, चाहे सस्ता कर दें, बिल्कुल मत जाइए। फ्री में करिए, बिल्कुल मत जाइए। अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, उनका भी मानसिक लेवल चेक कर लीजिए, कहीं हालेलुया या अल्लाहू अकबर वाले तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए आप। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।